चिरैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर जा रे। नमस्कार, सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में एक बेहद खास मेहमान, बेहद खूबसूरत इंसान हमारे साथ हैं, स्वानंद किरकिरे साहब। माफ कीजिए, उनका परिचय कराने के लिए मुझे एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि वो गीतकार हैं, गायक हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं, कवि हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, कहानियां लिखते हैं, वेब सीरीज पे काम करते हैं, टेलीविजन पर काम करते हैं, फिल्मों की पूरी एक लंबी कतार है। यदि नाम लेना शुरू करें, हजारों ख्वाहिशों से लेकर, और अभी नई फिल्म रात अकेली है तक 60-70 फिल्में हैं, टेलीविजन की सीरीज है, वेब सीरीज है। स्वानंद साहब, बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा आपका परिचय पूरा का पूरा। नहीं, कोई बात नहीं। इतना खूबसूरत सिंगर, खूबसूरत राइटर, नेशनल फिल्म अवार्ड विनर, एक्टिंग के तौर पर भी अवार्ड मिला हुआ, लिरिसिस्ट के तौर पर भी अवार्ड मिला हुआ, एनएसडी से कमाल का काम किए हुए स्वानंद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। बेहद अच्छा, नमस्कार। मन से आपको मिलकर, बहुत मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बॉलीवुड आजकल बहुत चर्चा में है, मराठी भी बहुत चर्चा में है आजकल। महाराष्ट्र भी चर्चा में है, मुंबई भी चर्चा में है, महाराष्ट्र चर्चा में है। लेकिन हम बातचीत शुरू करें उससे पहले मेरा मन बहुत दिन से था कि आपसे एक बार सुनूं बावरा मन। मैं बिल्कुल वहीं से शुरू करते हैं, उसी से बातचीत शुरू करते हैं जी। बिल्कुल। मैं सत्य हिंदी देखता हूँ, मैं सत्य हिंदी को लगातार देखता हूँ, तो बहुत अच्छा काम आप भी कर रहे हैं। और ये इस गीत से शुरुआत करते हैं। बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। क्या बात है, बेहद खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। मुंबई जो है वो तो वैसे भी सपनों का शहर है, हर कोई वहां पर, हजारों हजार लोग सपना लेकर वहां पर आते हैं। एक जमाने में इंदौर का लड़का स्वानंद किरकिरे भी दिल्ली से मुंबई पहुंच गया सपना लेकर। और थिएटर, मुझे लगा कि स्वानंद जो है हमेशा ही सपना देखते हैं, क्योंकि थिएटर में जब उन्होंने गीत लिखा, आओ सपना देखें, आओ साथी सपना देखें, आओ साथी सपना देखें, आओ साथी सपना देखें, तो ये सपनों का जो शहर है वो आजकल थोड़ा ज्यादा चर्चा में है। एक और फिल्म अदाकारा हिमाचल से सपना लेकर मुंबई पहुंची, और वो अब बॉलीवुड के, मुंबई के मराठी मानुस के निशाने पर है। कैसा आपको लगता है, क्या हो रहा है आपके शहर? जी, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही राजनीतिक सी बात हो रखी है। हालांकि जो भी हो रहा है, जो भी जिसके भी निशाने पे है, बिल्कुल गलत तरीके से है। दो लड़कियों की कहानी एक साथ चल रही है, एक कंगना की कहानी चल रही है, एक रिया चक्रवर्ती की कहानी चल रही है। सॉरी, मैं नाम गलत लिया उनका। दो कहानियां एक साथ चल रही है, दोनों तरफ से विक्टिमाइजेशन हो रहा है, दोनों तरफ से अभद्र भाषाओं का, दोनों लड़कियों के प्रति अभद्र भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है। लेकिन
इसके अलावा बहुत सारी डिबेट हैं जो बम्बई के बारे में है, जिसको विस्तृत तरीके से करना चाहिए। ये बहुत ही हल्के में बातें चल रही है, बॉलीवुड के ऊपर जो लांछन लग रहे हैं, बॉलीवुड के बारे में जिस तरह से बात चल रही है, बहुत बहुत कम बात चल रही है। फिर अगर वो विवाद करना है, वो बातचीत करनी है, तो बहुत वृहद बात करनी पड़ेगी। ये सिर्फ कुछ एक्टर्स बातें कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बॉलीवुड सिर्फ एक्टर्स नहीं है, दिखते हैं, उनका चेहरा बेशक एक्टरों का है, लेकिन ये कुछ एक्टर्स बातें कर रहे हैं। बॉलीवुड बहुत सारे अलग लोगों से बना हुआ है, और उन एक्टरों को एक्टर बनाने के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की। उनके बारे में भी बात होनी चाहिए, उनके तरीके से भी बात होनी चाहिए। तो ये सिर्फ ये चंद एक्टर्स आपस में जो बातें कर रहे हैं, खासकर बॉलीवुड के बारे में, ये सिर्फ एक्टरों की बातें हैं। मुझे उसमें इतना मुझे और दुनिया एक्टरों को देखती है, तो वो एक्टरों को ही बॉलीवुड समझती है, तो वो दुनिया भी थोड़ा उसको भी हमको सिखाने की जरूरत है कि दरअसल सच्चाई क्या है। ये आपने बहुत सही बात कही कि मुंबई को, बॉलीवुड को सब लोग एक्टर्स के तौर पर देखते हैं, और एक्टर्स को जो लोग एक्टर्स बना रहे हैं, जिनके नाम से, जिनके काम से वो हीरो बनते हैं, उन सब पर कभी चर्चा नहीं होती। लेकिन एक सवाल और एक्टर्स को लेकर ही, कि एक्टर्स को स्वानंद जैसे लोग हीरो बनाते हैं, रियल हीरो, लेकिन वो आज में बॉलीवुड में वो रियल हीरो के तौर पे नहीं दिखाई देते। इतने बड़े बड़े एक्टर्स, इतने बड़े बड़े नाम, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर्स, एक्टर्स, वो लोग इस लड़ाई में शामिल नहीं होते। क्या उनको लगता है कि इस सब में दूर रहना ठीक है? पड़ोसी के घर आग लगती है तो आग तो आती है ना, आप तक तपन तो आती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे नहीं पता क्यों लोग नहीं बोलना चाहते, ये हर किसी का एक व्यक्तिगत मामला है। लेकिन रियल हीरो हम उनसे बहुत बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी करते हैं। जैसे बहुत सारे एक्टर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है, अलग अलग तरह से एक्टरों ने की है। मैंने आमिर खान के साथ सत्यमेव जयते जैसा शो किया है, जिसमें हम लगातार बहुत सारे ऐसे विषयों को उठा रहे थे। एक जमाने में वो उठा रहे थे, हम उनके साथ काम कर रहे थे, जिसके ऊपर हम बहुत सारे सोशल मुद्दों के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन एक माहौल अगर आप ऐसा बना रहे हैं कि वो सोशल मुद्दों के ऊपर बात करना ही गलत बात है, और अगर कोई करना ही नहीं चाहे, और अगर आप किसी को ट्रोल कर देंगे, और आप किसी को अगर उनको चुप करा देंगे, तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। लोग चुप हो रहे हैं क्योंकि लोग नहीं बोल रहे। लेकिन लोगों के नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि लोग परेशान नहीं है। लोगों के नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है। तो अगर वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से दिखाई देने वाला है हमको, और दिखाई देना शुरू भी हो चुका है, दिखाई दे भी रहा है। आपने मेरा बहुत आमिर खान साहब का जिक्र किया। आमिर खान साहब से एक बार मेरी मुलाकात हो रही थी, तो वो आपकी तारीफ कर रहे थे। सत्यमेव जयते के दौरान की बात है, और फिर आपको उनकी फिल्म 3 इडियट्स के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। और वो जो गाना है, वो जो गीत आपने लिखा है, वो गीत भी एक अलग किस्म का गीत है। बहती हवा सा था वो मेरा। ये कैसे आपने लिखा? क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग सोच समझ कुछ है, क्या है? नहीं, देखिए साहब, उसमें क्या है कि वो गीत जब हम बना रहे थे, हमने बहुत प्यार से फिल्में बनाई। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, राजकुमार हिरानी साहब थे, विनोद चोपड़ा साहब थे, हम लोग शांतनु मोहित्रा, हम लोग बहुत, जब फिल्में बनाते थे, बहुत सोच विचार करके फिल्में बन रही थी, बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। और उसमें यह था कि वो उस वक्त पे वो गाना लिखना था एक ऐसे दोस्त के बारे में जो कुछ अलग था, जो लीक से हटके काम करता था। और लिखने के वक्त पे सिर्फ एक ही बात याद आई थी कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिले थे जो लीक से हटकर चलते थे। हम लोग जैसे डर डर के जीते थे, वो वैसे डर डर के नहीं जीते थे। तो उन सब लोगों को ट्रिब्यूट देता हुआ वो गाना बनाया था हमने ये सोचा था कि हाँ भाई, उन सारे लोगों को, ऐसे जिंदगी में कई लोग आए हैं, हम जिनसे मिल पाए, हम जिनसे नहीं मिल पाए। एक तस्वीर मेरे पीछे चार्ली चैपलिन की, अगर आप देख रहे हो, तो चार्ली चैपलिन से लेके तो मेरे जिंदगी में आए कई सारे और लोग हैं। मेरे एक्ट वन के एन.के. शर्मा हैं, या ऐसे कई सारे लोग हैं। मेरे रॉबिन दास गुरु है, एनएसडी के बहुत सारे लोग हैं। और ऐसे कई लोगों को एक ट्रिब्यूट देने का मेरा मन था। तो मैंने ये गाना लिखा था, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो वो। और उसमें कंपैरिजन था हमारे साथ में कि हमको तो राहें थी चलाती। गा ही देता हूँ आपके लिए, तो बेटर रहेगा आपके। बहुत सुंदर। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो,
चूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढूं। क्या उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग आज? ऐसे आदमी मिल रहे हैं? ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है। समाज को हमेशा ही रहती है, हर दौर में रहती है। मैं किसी एक पर्टिकुलर समाज की उस तरह से बात नहीं करता हूँ। हमें उस तरह के लोगों की जरूरत होती है जो लीग से हटकर कुछ करते हैं। तभी कोई गांधी बनता है, तभी कोई चार्ली चैपलिन बनता है, तभी कोई और कुछ बनता है, तभी कोई रविन्द्रनाथ टैगोर बनता है कभी। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की सतत जरूरत है समाज को। हमको हमको सभी को चाहिए, हमेशा ही चाहिए। आपने राजकुमार हिरानी का भी जिक्र किया और गांधी का भी जिक्र किया। जी। और हमारी फिल्म भी थी लगे रहो मुन्ना भाई। इसीलिए मैंने कहा कि हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी उस वक्त भी यही बात हुई थी कि गांधी जी के ऊपर फिल्म बनाएंगे तो कौन देखेगा। लेकिन गांधी जी, मुझे लगता है कि गांधी जो है इस देश के रग रग में बसते हैं, इस देश के खून में बसते हैं। चाहे उनके विरोधी उनको विरोध करते रहे, लेकिन वो विरोध करने के लिए भी उनको लगातार गांधी की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कविता लिखी थी कभी, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि, लेकिन 150 साल से वायरल चल रहे गांधी, है ना। उनको 150 साल से वो वायरल है, वो हर जन जन में है। वो कुछ भी काम हो, वो कुछ भी बात कहनी हो, या तो गांधी के प्यार में कहो। हाँ जी, गांधी के बिना काम नहीं चलता हमारा। गांधी के बिना काम नहीं चलता। और वैसे भी नहीं चलता, आपके नोट पे भी गांधी होते हैं तो हमारे मुन्ना भाई का डायलॉग है उसमें, तो आपके नोट पे भी गांधी होते हैं, तो बिना गांधी के तो काम चलता नहीं है। और वो फिल्म जब बनाई थी, बड़ी स्पेशल फिल्म है। हमने गांधी जी को की पूरी आइडियोलॉजी को, राजकुमार हिरानी का जीनियस है, अभिजात जोशी, विधु विनोद चोपड़ा, इन लोगों ने गांधी जी को फिर से एक बार हिंदुस्तान में प्रतिस्थापित करने में एक मदद की थी। फिर से लोगों ने गांधी में इंटरेस्ट लिया था, लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि हाँ भाई, ये महात्मा क्या कहता था, ये बूढ़ा क्या कहता था। लेकिन हमारी परेशानी ये है सर कि जो हमारे रोल मॉडल होते हैं उनके लिए हम टची बहुत होते हैं, तो उन पर काम करना, खासतौर से गांधी जैसे लोगों पर, तो गांधी पर काम करना, और खासतौर से लगे रहो मुन्ना भाई को मैं देखकर, बहुत बेहतरीन फिल्म है, राजकुमार हिरानी साहब से भी मिला, बहुत बेहतरीन वो लोगों में से हैं, कलाकार है। उसका जो एक डिफरेंट टच है, एक लोकल टच है वो, और गांधी को जोड़ना, क्योंकि हम रोल मॉडल्स को जोड़ने के लिए कुछ कर दें इधर उधर तो बड़ा मुश्किल काम होता है। ये मुझे लगता है कि एक रिस्क भरा, जोखिम भरा काम था, आपको नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल, जोखिम भरा काम था। बहुत बहुत डरे हुए थे लोग उस वक्त पे। और मैं कई लोगों से ऐसे भी मिला हूं जिन लोगों ने जो गांधी जी की पौत्री हैं रही हैं, क्या नाम है उनका, तो मैंने ऐसे कई सारे लोगों से मिला हूं जिन्होंने कहा था कि उनको लगा था कि ये तो, इंदौर में, मैं जहां से आता हूं, वहां पे फिल्म के रिलीज के दिन ही दंगा हो गया था। अच्छा, हो गया था, लेकिन 5 शो चलने के बाद फिल्म के सारे दंगे रुक गए थे। तब तो समझ में हमारे यहाँ तो फिल्म देखने से लोगों को समझ में आया कि ये बात कुछ और हो रही है, और ये अलग तरह से गांधी को देखा जा रहा है। और गांधी, देखिए, नैरेटिव ही तैयार करने की बात है, कहानी तो कहते हैं, कथ्य ही तो तैयार करते हैं। सभी लोग एक कथ्य ही तो तैयार कर रहे हैं। ये राजनेता हो या वो राजनेता हो, या ये वाद हो या वो वाद हो, हम सब लोग एक कथ्य तैयार करने की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने कॉन्शियंस के साथ एक अच्छा कथ्य तैयार कर सके तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। तो लेकिन आपके कथ्य में आपका कॉन्शियस जगह पे होना चाहिए। आप किस लिए वो कथ्य कह रहे हैं, आप किस लिए वो कथा कह रहे हैं। और हमने गांधी की कथा इसीलिए कही थी कि हमको लग रहा था, मेरा गाना है कि ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कहां पे थर 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 सुन के उनका नाम रे, बंदे में था दम बंदे मातरम। तो लेकिन वो गाना लोगों को बहुत, गांधी को बंदे कहना भी शायद मुश्किल हो सकता था, क्योंकि हो सकता था। हम डरे भी हुए थे और यही चैलेंज था उस। जी विजय जी, मुन्ना भाई जैसे छिचोरे कैरेक्टर को, मतलब एक बहुत सेंसिटिव कैरेक्टर भले ही रहा, लेकिन वो छिचोरा था, उसके साथ गांधी को जोड़ना और गाने को बनाना, बहुत 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 हाई लेवल की स्किल चाहिए वो उस तरह की कहानी कहने के लिए, जो राजकुमार हिरानी में थी। और हमको भी कहा गया था, हमको भी, जब राजू ने मेरे को जब ब्रीफ दिया था बंदे में था दम का, तो बहुत सुंदर सुंदर गाने गांधी जी पे हिंदी फिल्मों में लिखे गए हैं। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, जैसे बहुत सारे चीजें हमको हमने सुनी हुई है। लेकिन बेसिकली ये गांधी के ऊपर जब बात करनी थी तो मुन्ना भाई की जबान में करनी थी, रिस्क के ऊपर जो कसरत, उसको पूरा किया। और वो उस तरह से बात पूरी हुई। और बहुत सराहा गया गाना। आज 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 10 साल हो गए उस फिल्म को शायद। गाने के लिए मिला, तो मतलब वो उस मेहनत का एक
बेहतर रिवार्ड था, मैं समझता हूँ कि जो उस गाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं देखिए, नेशनल अवार्ड बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उससे बड़ा रिवॉर्ड होता है जब पब्लिक आपके गाने को बहुत ज्यादा पसंद करती है। लोग आज स्कूलों में गुनगुनाया जाता है गाना, 15 अगस्त के दिन बजने वाला गाना है वो। तो वो अपने आप में मुझे लगता है बड़ा रिवॉर्ड होता है। नेशनल फिल्म अवार्ड तो बड़ी बात होती है, भारत सरकार एक बहुत बड़ा अवार्ड आपको देती है, वो तो अच्छी बात होती है, वो मिले ना मिले। लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड होता है जनता का। मेरे मेरे गीतों को बहुत बहुत प्यार मिला जनता से, और मेरे गीत सब अलग हटके रहे हैं। मैंने उस तरह से गीत नहीं लिखे हैं कोई की जो बिल्कुल ही लेकिन यही मैं लोगों ने आपसे मेरी जानना चाहता हूँ, पहचान। इतना रिस्क वाला काम आप करते हैं, क्योंकि जो अभी बॉलीवुड में चल रहा है या बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उससे एक अलग और एक शब्दों का वजन, एक सेंसिटिविटी का वजन उसमें होता है। तो ये तो जोखिम भरा काम है, कुएं में कूदने का। आता ही वो है सर, आता ही वो है, दूसरा आता नहीं है कुछ। मतलब कुएं में कूदने का तय करके रहते हैं। अब करे क्या सर, वो रास्ता देखिए सर, वो जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंचते ना जहां पे जाके आपको डर लगे कि भाई यहाँ से अस्तित्व को खतरा है। कला कला में ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां जाना हर बार बहुत जरूरी होता है कि आप उस जगह के पे पहुंचे कि जहां से आप बहुत खराब हो जाएगा या बहुत अच्छा हो जाएगा। सेफ खेलने वालों के लिए कला नहीं है। कला हमेशा, और कला हमेशा वहां पे वहीं पे बहुत आगे बढ़ी है जहां पे लोगों ने थोड़ी सी एक लीप ली है, जहां पे कुछ अलग करने की कोशिश की है। कई लोगों ने कोशिश की है, फेल हुए हैं, उनको हम जानते नहीं है, उनके बारे में हम बात नहीं करते, उनके बारे में चर्चा नहीं होती। जी। पर वो रिस्क आपको सदैव लेना पड़ता है। ऐसे मेरे कई गीत है जिनके बारे में चर्चा नहीं होती, जो लोगों तक पहुंचे नहीं है, तो वो जो पहुंच गए हैं। तो बेहतर गीत भी होंगे, जरूरी नहीं है कि वो। कुछ 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 हाँ, कुछ गीत बेहतर मुझे तो लगते हैं, कुछ गीत बेहतर थे मेरे। लेकिन चर्चा जिन गीतों के बारे में होती है, लेकिन कुछ गीत पहुंचते भी है। और ये जुआ आप लगातार सतत खेलते रहते हैं कला के क्षेत्र में, इसीलिए ये राहें जो है ये थोड़ी मुश्किल राहें कहलाती है। इसीलिए यहाँ पे इतनी सेंसिटिविटी भी होती है, इसीलिए यहाँ पे इतने इतने इतना सक्सेस और नॉन सक्सेस को लेकर भी लोग इतने संवेदनशील होते हैं। डर भी होता है, इसने जी एक डर भी होता है, उनको लगता है कि इतना बड़ा। बिल्कुल डर होता है सर, सब हाथ से चले जाने का डर होता है। इसीलिए अवसाद की भूमिका है यहाँ पे, इसीलिए डिप्रेशन में जाते हैं लोग। तो बहुत तो क्योंकि क्योंकि वो लगातार रोजाना डर का माहौल है यहाँ पे रोजाना, और कला वहीं पे पनपती है। क्या करे, कला का दुर्भाग्य है, कला 9 से 5 की नौकरी में नहीं पनपती। कला जब अगर कला देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और नहीं तो वहीं पे धरती फाड़ के ले लेती है आपसे। लेकिन एक गीतकार के लिए तो रिस्क हो सकती है कि उसका गीत नहीं चले, एक प्रोड्यूसर के लिए तो बड़ी रिस्क है ना। तो वो प्रोड्यूसर तभी तो मैं गीतकार को एक्सेप्ट करता है कि भैया ये आपकी जो संवेदनशीलता है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, इसको रहने दो, मुझे तो एक हिट फिल्म गाना दे दो केवल। जी बिल्कुल, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो ऐसा करते भी है। इसीलिए मैं विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी के साथ में काम करने को बड़ा बड़ा मानता हूं कि भाई इन लोगों ने उस वक्त पे, जिस वक्त पे सारे लोग कह रहे थे कि गांधी जी के ऊपर कौन फिल्म देखेगा, आपका इतना बड़ा सक्सेसफुल वेंचर है, मुन्ना भाई एमबीबीएस बनी है आपकी, उसी मुन्ना भाई को आप गांधी जी के साथ लगा रहे हो। लोगों ने कहा ये कोई नहीं देखेगा भाई, कोई नहीं देखेगा। और उन्होंने उसमें ये कहा कि यार चलिए गांधी जी के ऊपर गाना बनाते हैं, गांधी के ऊपर एक। लेकिन देखिए आप किस, पहले मुन्ना भाई से दूसरी मुन्ना भाई ज्यादा सराही जाती है, ज्यादा उसके बारे में बात होती है। तो ये वो रिस्क लेने की बात है, और किसी बिलीफ सिस्टम की बात है। अगर आपको सच में गांधी अच्छे लगते हैं तब आप उस बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि गांधी हम सबको, इवन राजू हिरानी हुए, अभिजात जोशी हुए जो उस गाने उस फिल्म के लेखक है, हमारा गांधी पे थोड़ा बहुत अभ्यास रहा है। हमको लगता है कि गांधीवाद जो है वो हिंदुस्तान का नहीं वरन पूरे विश्व का एक बहुत ही अति अति सुंदर मार्ग उन्होंने दिखाया था दुनिया को आगे बढ़ने का। भगत सिंह पर काम शुरू करने वाला कलाकार गांधी तक पहुंच जाए, ये कंट्रास्ट नहीं है? जी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। और मैंने देखिए ये वक्त वो वक्त था जब मैंने जब पहले भगत सिंह पढ़ा था, और मैं भगत सिंह के ऊपर काम कर रहा था, और मुझे तब गांधी से नफरत हुई थी। शुरुआत में ऐसा लगा था कि अरे इन्होंने तो वो साथ नहीं निभाया था, वो यंग बात थी। लेकिन मुझे बाद में ये भी पता चला कि भारत जैसे देश को एक लाने के लिए भगत सिंह का काम बहुत बड़ा काम है। भगत सिंह का काम बहुत, और भगत सिंह ने जो बहुत मूलभूत मुद्दे उठाए हैं वो बहुत अलग बात है। लेकिन अभी जहां पे हम वो छोटी आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं लड़ सकते इस वक्त पे या किसी भी वक्त पे दुनिया में। हमको लगता है कि सबका भला हो,
सबकी तरफ सबके सबके साथ न्याय हो और उसके लिए जो भी रास्ता चुना जाए। तो गांधी जी ने जो रास्ता हिंदुस्तान को दिखाया वो हिंदुस्तान के टेम्परामेंट के साथ बहुत खूबसूरती के साथ जाता है। ये हमारी सहनशीलता, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा चुप बैठ के अहिंसक रूप से विद्रोह करना, ये हमारा टेम्परामेंट बहुत अच्छे से हमारे टेम्परामेंट के साथ जाता है। तो मुझे लगा कि वो गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है और मैं धीरे धीरे गांधी के साथ भी बड़ा हुआ हूं। मैं भगत सिंह की कहीं अवमानना नहीं करता, लेकिन मैं गांधी को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूं। ठीक है, भगत सिंह वाले किस्से में गांधी की जो भूमिका रही थी उसके ऊपर विवाद किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि गांधी और भगत सिंह एक साथ चल सकते हैं? इस वक्त तो जो भी दिल से सही है वो साथ चल सकते हैं सर। इस वक्त तो गांधी भगत सिंह का भेद बहुत आगे का भेद है, बहुत बड़ा भेद है। वो वहां तब पहुंचेंगे जब हम बिल्कुल बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ के हमने कॉन्कर कर लिया होगा। अभी बेसिक भूख से और बेसिक लड़ाई चीजों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त क्या गांधी क्या भगत सिंह करना है सर। और भगत सिंह वालों को भी मेरा कहना है कि थोड़ा गांधी का दामन पकड़िए और गांधी वालों को भी कहना है कि थोड़ा भगत सिंह का दामन पकड़िए और थोड़ा सावरकर का पकड़िए और जो जो अच्छा है उसको पकड़िए और आगे बढ़िए। आपने सावरकर का भी नाम ले दिया। क्यों, क्या बुराई है? क्यों? मैं सिर्फ एक कप एक बुराई नहीं, मैं कह रहा हूं आपको अच्छा ही ढूंढ नाम विवाद हो जाता है सावरकर को लेकर ही लोग। नहीं, आप विवाद करते रहिए, लेकिन अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो उसमें 4 अच्छी चीजें तो आपको मिलेंगी, वो निकालिए लीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता गांधी है बहुत परेशान करने वाला आदमी है? उसका रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल करता है यार चलने में। तो लेकिन जब बोलते ईमानदारी से, और खासतौर से जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां तो इस सब की जगह ही नहीं है। नहीं ना, देखिए जब गांधी के रास्ते से चले हैं तब तक सक्सेस मिली है। जब जहां भले ही वो दिखता है, गांधी पॉपुलर नहीं है। गांधी आपको तकलीफ देता है, गांधी आपकी सहनशीलता का परिचय लेता है। तो गांधी से आप, लेकिन जब भी आपको किसी भी लड़ाई में उतरना पड़ता है और जब आप सही तरीके से किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो गांधी से आपको मुंह नहीं मोड़ सकते। जी सर, थोड़ा सा पीछे चले कि मैं देख रहा था कि आपका बचपन, आपकी फैमिली एक बहुत संगीत के साथ, शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ी रही। मदर फादर, माँ पिताजी दोनों ने शास्त्रीय संगीत सीखा। कुमार गंधर्व साहब जैसे लोगों के साथ उनका साथ रहा, उनके साथ सीखा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको मैं कंट्रास्ट नहीं कहता, कि जिन लोगों ने कुमार गंधर्व साहब के साथ शास्त्रीय संगीत सीखा वो सिंगिंग के क्षेत्र में नहीं है, और जिस व्यक्ति ने फॉर्मली ट्रेनिंग नहीं ली वो देश के पॉपुलर सिंगर्स में से स्वानंद किरकिरे। जी देखिए, यही फर्क होता है कि सही जगह पे सही वक्त पे होने का। यही बात है, यही लड़ाई है। ये नेपोटिज्म की जो बात कर रहे हैं, ये जो सारी बातें हो रही है, मुझे एक बहुत बड़ा सफर, मानसिक सफर करना पड़ा। मैं गाना तो वो भी गाते थे, गाना मैं तो उतना अच्छा नहीं गाता हूँ जितना अच्छा वो गाते हैं, उतना मैं नहीं गाता हूँ। लेकिन उनकी जो उनकी जो लड़ाई थी वो अपने परिवार को पालने इंदौर से बंबई तक का सफर नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ये ग्राउंड मुझे मुहैया कराया कि मैं बिना दिक्कत के इंदौर से दिल्ली और दिल्ली से बंबई तक का सफर कर पाऊं। और मैं जब बंबई आया तो वो उस कला को, वो जो कला उनकी कला जितनी बड़ी नहीं थी लेकिन उससे थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसमें उनका भाव था, उनका भाव में लेके चला था, तो वो भाव को जगह मिली। तो मुझे लगता है कि यही बात होती है कि ये सफर है, ये हर चीज सफर है। आप आज यहाँ पे बंबई में जो बच्चे, मेरे दोस्तों के बच्चे आज पल रहे हैं, उनको सीधे फिल्मों में काम मिल जाता है, क्योंकि वो लंबा सफर उनके पास नहीं है। वो फिजिकल सफर भी करना पड़ता है आपको। बंबई कोई सिर्फ मेंटल सफर नहीं है। बंबई में आपको आना, बंबई में घर लेना, बंबई में खड़े रहना, बंबई में लोगों से मिलना, बंबई में अपना नाम कमाने के लिए लोगों को अपनी बात सुनाना, वो एक लंबा सफर होता है। कुछ लोगों के लिए वो सफर कम हो जाता है क्योंकि वो यहीं पले बड़े होते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत लंबा होता है क्योंकि वो इंदौर से दिल्ली, दिल्ली से बंबई आते हैं। कुछ लोग बेचारे पटना से आते हैं, कुछ लोग और कहीं से आते हैं। तो इसलिए ये सफर अलग अलग है, और बंबई ही ऐसी जगह है। अब आज की तारीख में दुनिया बदलेगी। देखिए कितने सारे समय से बंबई ऐसी जगह है जहां पे फिल्में बनती थी इतने सारे सालों से। क्यों? क्योंकि फिल्मों के इक्विपमेंट होते थे, ये चीजें होती थी, सब एक साथ होती थी, तो ये हब था। यहाँ आना ही पड़ता था अगर आपको फिल्मों में या कला के जगत में काम करना हो। आज चीजें बदल रही है। आज दिल्ली में क्या, कहीं पे इंदौर में भी फिल्में बन सकती है। तो चीजें बदलने वाली है, आज नहीं तो कल। तब ये दिक्कत नहीं होगी, तब ये लड़ाई नहीं होगी। कहीं से भी स्टार पैदा होगा, आपको नहीं पता कहां से पैदा होगा। लेकिन अभी आपको लग रहा है, क्योंकि आप तो इंदौर से दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचे हैं, आपने वो सारे सफर को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फेस भी किया है,
अनुभव भी किया है। आज जो बात हो रही है, जो डिबेट चल रही है नेपोटिज्म की और इनसाइडर आउटसाइडर की, क्या है इसका मायने? आप तो खुद ही बड़े नाम है, तो आप लिए में क्या? अब इनसाइडर क्या है, आउटसाइडर क्या है, ये बड़ी बड़ी डिबेट है। मुझे लगता है कि जो जो इनसाइडर हैं उनके एक जनरेशन पहले आउटसाइडर ही थे जी। तो जिनको आप इनसाइडर कह रहे हैं, और सारे इनसाइडरों को भी काम नहीं मिला हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि सारे इनसाइडर जो थे सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग वहां पे भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कलाकारों के मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ। इनसाइडर्स को काम नहीं मिला की बात नहीं है ना, वो तो आपका क्षेत्र ऐसा है कि वहां टैलेंट ही चलता है। इनसाइडर को मौका तो मिल रहा है ना। आउटसाइडर को जब स्वानंद किरकिरे दिल्ली से मुंबई पहुंचे होंगे तो उसको अपनी बात सुनाना, लोगों तक मिलना ही मुश्किल काम होता है। आउटसाइडर का फर्क यह है कि मुझे वो फिजिकल सफर तय करना है। इनसाइडर को तो टैलेंट होगा तो हो ही जाएगा। वो तो फील्ड ऐसा है कि बिना टैलेंट के कोई भी नहीं चलेगा। बिना टैलेंट के तो कोई भी नहीं चलेगा। लेकिन वो अब वो सफर तो अब वो तो है इस जगह का दुर्भाग्य, हमारे समय का दुर्भाग्य, हमारे वक्त का, कि ये सफर तो तय करने पड़ते हैं। अगर आप दूर हैं, अगर आपकी पैदाइश कहीं दूर हुई है तो आपको वो सफर तय करना पड़ेगा। वो मानसिक, वो शारीरिक सफर से ज्यादा वो मानसिक सफर भी तय करना पड़ेगा। आपको अपनी कला को ग्रूम करना पड़ेगा, आपको अपनी कला की तरफ काम करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, ये बात जो है ना, ये जो नेपोटिज्म की बात है, नेपोटिज्म की बहस बिल्कुल सही है एक मामले में, क्योंकि लेकिन ये नेपोटिज्म की जो बहस है ये तो हर मामले में बैठती है, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। जो समान अधिकार, समान मौका सबको मिलना चाहिए, यही तो भारतीय संविधान कहता है। ये तो नेपोटिज्म की बहस जो है वो बिल्कुल किसी मामले में बिल्कुल सही है, लेकिन जिस मामले में इसको घुसाया जा रहा है वहां पे ये गड़बड़ है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए, नेपोटिज्म के ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। नेपोटिज्म पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? क्योंकि बिल्कुल आप मुझे बताइए कि कितने, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये बहस एक्टर कर रहे हैं, ज्यादा एक्टर कर रहे हैं, राइटर क्यों नहीं करते ये बहस? क्योंकि राइटर तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, मोस्ट एस्टेब्लिश्ड राइटर भी स्ट्रगल कर रहा है लगातार। वहां तो सिर्फ उसको टैलेंट ही दिखाना है, उसके अलावा उसको और कुछ भी नहीं दिखाना है। उसके पिता राइटर हो तो भी उसको राइटिंग का काम नहीं मिलने वाला है। तो या कैमरामैन जो है, या ये जो लोग हैं, ये जो या बड़े एक्टरों के अलावा जो छोटे एक्टर्स है, उन सब की जिंदगी तो उतनी ही मुश्किल में है जितनी किसी और की होगी, या उतनी ही आसान भी है। लेकिन जो बहस ये कर रहे हैं, ये सिर्फ वो उस ए लिस्टेड एक्टर के लोगों की बहस हो रही है जी। ये ए लिस्टेड एक्टर लोगों की बहस में मेरा कोई काम ही नहीं, क्योंकि ये मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। एक छोटा सा क्रेडिट दे दो यार नाम का, हमने एक गाना बनाया था, हमने इंडिया के लिरिसिस्ट, सभी लिरिसिस्ट ने मिलकर 15 बड़े लिरिसिस्ट उसके अंदर आए थे, यंग से लेके सीनियर मोस्ट तक। क्या किसी एक्टर ने उसके बारे में बात की? क्या उसको लगा कि यार लिरिक राइटर को क्रेडिट मिलना चाहिए? उसका ध्यान ही नहीं है, उसको पता नहीं होता उसकी पिक्चर में किसने गाना लिख दिया है, गाना लिखा है, उसको नहीं पता, उसको ध्यान भी नहीं रहता। तो अब ये लड़ाई मैं इस वक्त इस तरह से नहीं लड़ सकता जिस तरह से वो लड़ना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको वो लड़ाई लड़ने दो, और हमारी जनता भी उन्हीं में इंटरेस्टेड है, तो उनको रहने दो। राइटर्स और लिरिसिस्ट के क्रेडिट पर बात करूंगा, लेकिन एक सवाल और अभी जो मुझे तकलीफ दे रहा है, क्या आपको लगता है मुंबई में कि बॉलीवुड जो है वो विचारधारा के आधार पर आज ज्यादा डिवाइडेड है? लेफ्ट लिबरल्स और राइट लिबरल्स, या जो आज लड़ाई में भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो ए लिस्ट आर्टिस्ट। नहीं सर, बॉलीवुड को उसकी विचारधारा से तभी देखना चाहिए जो वो किस तरह की फिल्में बन रही है। बॉलीवुड फिल्में बनाता है, बॉलीवुड थोड़ी नेतागिरी करने का काम है। बम्बई तो फिल्म बनाने का काम है। आप उनको उनकी फिल्मों से, हमको हमारे गानों से जज आ रहे हैं, जो विरोध में आ रहे हैं वो तो एक आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का साथ नतीजा दिख रहा है। और जो फिल्में भी बन रही है, एक दशक में फिल्मों का जो पूरा कैरेक्टर है वो बदला है। देखिए, वो कैरेक्टर बदला है क्योंकि लोगों की समझ बदली है, लेकिन क्या ऐसी कौन सी फिल्में बनी है जो हमारे इतिहास से अलग अलग नहीं ली गई है? क्या ऐसी फिल्में तो हमेशा ही बनती रही है। हमेशा ही ऐसी फिल्में किसी न किसी तरह पे लोग बनाते रहे हैं। तो बॉलीवुड हर तरह की फिल्म बना रहा है। बॉलीवुड आज भी, देखिए 2-3 चीजें हैं कि हाँ, थोड़ा सा डर है कि भाई हमारी फिल्म सेंसर ना हो जाए क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं, हमारी फिल्म पे विरोध ना हो जाए क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं। तो एक सेल्फ सेंसरशिप का माहौल निश्चित रूप से है बॉलीवुड में। पर वो ये भी कहूंगा कि वो आज थोड़ा ज्यादा है, कल थोड़ा कम था, लेकिन था हमेशा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं था और अब बिल्कुल आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसका पैमाना अब किसी के लिए वो इफेक्टिव है, किसी के लिए नहीं है। पहले वो किसी के लिए इफेक्टिव था, किसी के लिए नहीं था, लेकिन वो हमेशा से था। सेंसर के साथ में लड़ाई, विरोधों के साथ में लड़ाई हम इंडिया की फिल्में हमेशा ही करती आ रही है।
मॉरल इश्यूज के ऊपर लड़ाई इंडिया की फिल्में हमेशा ही करती आ रही है। और हम जो फिल्में बना रहे हैं आज भी, वो हर तरह की फिल्म बन रही है इंडिया, हर तरह की फिल्म बनी है। अगर आप पास में भी उठा के देखिए, फिल्म सिर्फ अच्छी चलती है, दिक्कत यह है। और झांसी की रानी के ऊपर फिल्म बनाना क्या गलत बात है, बननी चाहिए थी। लॉन्ग टाइम, इतने साल में क्यों नहीं बनी थी, बननी चाहिए थी। तानाजी के ऊपर फिल्में बनना अच्छी बात है, क्यों नहीं बनी थी तानाजी के ऊपर इतने सारे सालों से फिल्में। तो अगर तानाजी के ऊपर कोई एक्टर, और वो क्यों बन रही है ये भी देखिए आप, सिर्फ नेपोटिज्म के, ये सिर्फ उसके कारण नहीं बन रही, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेंड जो चला है उसमें बाहुबली जैसी स्पेशल इफेक्ट वाली, ग्रैंडर वाली फिल्में बनाना पॉसिबल हुआ है, और वो चल रही है। तो उस तरह का सब्जेक्ट भी फिल्म वाले ढूंढ रहे हैं कि यार जो बड़ा सब्जेक्ट हो, जिसमें बड़े पैमाने पे फिल्में बने, तो बिल्कुल बिल्कुल चल रही है। तो हर तरह की फिल्म बन रही है, हर तरह की फिल्म चल रही है। अभी तो खैर फिल्म ही नहीं बन रही है, अभी तो कोविड ने तो वो भी बंद कर दी। आपने राइटर्स की बात की, वो राइटर्स की तकलीफ जो है बहुत वाजिब है। क्या वजह है कि फिल्म का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, राइटर है, स्क्रिप्ट राइटिंग है और गाने हैं। यदि हमारी फिल्मों की पहचान है तो गीत है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गीत हिट हो जाते हैं, फिल्म नहीं चलती, लेकिन बहुत कम फिल्में होंगी जिनके गीत हिट नहीं हो और फिल्में चल गई हो। उसके बाद भी वो क्रेडिट क्यों नहीं मिलता लिरिसिस्ट को, गीतकार को? जी देखिए, वही बड़ा सवाल है। और क्रेडिट क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वही है कि हमारा ध्यान, हम लोगों को लगता है, जैसे इसके ऊपर कई सारे हमारे राइटरों ने कई सारी तरह से बहस की हुई है। एक्टर को भी पता है कि राइटर चाहिए होता है, लिरिक्स चाहिए होते हैं, स्क्रिप्ट चाहिए होती है, ये सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन वो जैसे ही वो काम हो जाता है उसका, उसके बाद में वो जब फोर फ्रंट पे आ जाता है, तो वो स्वभाव उसका नहीं है। वो सारे पूरे हमारे समाज का ही ये स्वभाव है कि हमारा समाज झांक के देखता नहीं, जानना नहीं चाहता कि ये किसने लिखा है गाना, जानना नहीं चाहता कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है। लोगों को ये भ्रम अभी भी बना हुआ है हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे कि ये बड़े बड़े एक्टर्स अपने संवाद खुद बोलते हैं, उनको नहीं लगता कि ये किसी ने लिखे हों। और ऐसा आभास भी प्रकट किया जाता है फिल्मों में। नहीं तो वो तो आप लिखते जैसा है, आप हाँ, और हम एक्टर के लिए जैसे बहुत सारे एक्टर लिखते भी ऐसा है, लेकिन उसकी वजह से होता यह है कि आपके यहाँ पे वो उस आदमी को, जैसे आप वेस्ट में देखेंगे या मराठी नाटकों की या बंगाली नाटकों की जो वह बड़ी परंपरा है, उसमें लेखक से बड़ा कोई होता नहीं था। लेखक की अवमानना कोई निर्देशक, कोई एक्टर कर नहीं सकता था। एक कॉमा नहीं चेंज कर सकता था लेखक के लिखे में, कह नहीं सकता था कि मुझे ये करना है। तो वो मान सम्मान क्यों था, क्योंकि लोग तब सुनने आते थे तो उनको पता रहता था कि भाई ये फला फला लेखक का नाटक देखने जा रहा हूँ। आज इतने सारे एक्टरों की दुनिया हुई है, लेकिन जिंदा तो लेखक ही है, शेक्सपियर ही है। आज हम बातें तो प्रेमचंद की करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों ने ये जो बीच में हमारे यहाँ पे जो धंधे वाला जो एंगल है, उसमें वो भूल जाते हैं। उनको लगता है कि यार इनके नाम से तो रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो इनको क्यों रखे। तो वो सिर्फ रेवेन्यू जब चल रहा है पूरे समाज में, तो उनको लगता है कि यार ये तो इनके नाम से आते हैं क्या लोग देखने, नहीं आते भाई, तो इनको हटाओ। इनके नाम से क्यों नहीं आते, क्योंकि इनको नाम ही नहीं दिया जाता। तो वो मुर्गी अंडे वाली बहस है, आप नाम तो दीजिए तो आएंगे भी लोग। नहीं, लेकिन एक जमाना था कि सलीम जावेद साहब का नाम हुआ और गीतकारों के नाम आजकल तो फिल्मों रेडियो पर भी नहीं लिया जाता। नहीं तो एक जमाना था कि आकाशवाणी पर हिंदी पर मजरूर सुल्तान, सर वो लड़ाई भी लड़ी है सर गीतकारों ने। जाहिर लुधियानवी की लड़ाई हुई लड़ाई है वो। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो पे भी नहीं आता था गाना, नाम किसी का, सिर्फ एक्टरों का नाम आता था। फिर लड़ाई लड़ी गई क्या गीत गाने वालों का नाम दो, फिर लड़ाई लड़ी गई कि म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लो। अंत में लड़ाई लड़ी साहिर लुधियानवी की लड़ाई है वो, जिन्होंने कहा कि हमको गीतकारों का नाम दो। फिर वहां से हम शिफ्ट हुए एफएम चैनलों पे, तो एफएम में आना बंद हो गया। फिर जावेद साहब ने लड़ाई लड़ी। फिर वहां से हम शिफ्ट हुए यूट्यूब पे और इन स्ट्रीमिंग एप्स पे, वहां फिर बंद हो गया। हम फिर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो हर बार जब गाना सुनने का मोड बदलता है, जब गाना सुनने का जरिया बदलता है, ये समस्या फिर आन खड़ी हो जाती है। लेकिन वो तो अब फिर से आप वेब सीरीज पर भी काम कर रहे हैं, आपने सीरियल्स पे भी काम किया। वेब सीरीज भी केवल कंटेंट पर चल रही है, क्योंकि उसमें तो एक्टर के लिए कम स्पेस मिला है, बल्कि उसके डायलॉग्स जो हैं वही चल रहे होते हैं। लेकिन आप बड़े बड़े चैनलों पे, आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देखिए, वेब सीरीज में क्रेडिट आने के पहले ही गायब हो जाते हैं। तो इतना वक्त ही नहीं है लोगों को। वो धंधे के चक्कर में ऐसे हो गए ना कि भाई दूसरा वाला आदमी चला नहीं जाए, एंगेजमेंट रखो। तो वो आपको, अगर आपको देखना है तो ही आप वो काली स्क्रीन देखेंगे। जिसकी वजह से एंगेजमेंट है उसी का नाम नहीं हो, क्या मतलब है? क्योंकि वो लोग मांग नहीं रहे, आपको नहीं रहे उनके नाम से।
गीतकार का जो मेहनत है उसकी असली क्रेडिट सिंगर को मिलती है, क्योंकि गाना हिट होता है तो सिंगर ही याद रहता है या म्यूजिशियन या म्यूजिक डायरेक्टर याद सर रहता है। सर ताजमहल किसने बनाया था, किसको याद है? वो तो उन्हीं का नाम आया जिन्होंने उसके बनाने के पैसे दिए थे, उसको फंडिंग की थी जी। तो ये तो कला के साथ हमेशा लड़ी जाने वाली लड़ाई है। ये लगातार उन लोगों के प्रति, उन लोगों के को भूल जाने की एक वो है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको लगता है कि लोगों तक उनका नाम पहुंचेगा तो वो आपसे बड़े हो जाएंगे जी, ये डर है। हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं बहुत सारी बातें हैं उसमें, एक बात ये भी मानता हूं, मुझे लगता है कि इग्नोरेंस भी है। आपको खुद को नहीं पता, आप उतने ध्यान से नहीं सुनते। लोग जो काम कर रहे हैं वो प्रेमी लोग नहीं है, ये भी एक हमने बात की है कि भाई खुद गाने के प्रेमी हो तो वो लिख पाएंगे। तो वो राज कपूर के साथ में जब शैलेंद्र का नाम आता है और ऋषि कपूर के साथ में जो शैलेंद्र सिंह का नाम आता है, वो दो अलग अलग शैलेंद्र है, ये जान पाएंगे। एक शैलेंद्र सिंह सिंगर है, एक शैलेंद्र लेखक है। ये दोनों का फर्क समझने के लिए आपने तो गाने सुने होने चाहिए ना। तो वो भी एक समस्या है कि लोग, जिस तरह के लोग कॉर्पोरेट में काम करने के लिए आते हैं, उनका खुद का ध्यान नहीं है इन बातों की तरफ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं सर, मतलब उसके कई सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम लगातार बातें कर सकते हैं। मतलब उसके कई पहलू हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा पहलू काम करता है, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि हाँ हमारी हमारी लड़ाई जारी है। लेकिन आपके लिए तो कह नहीं सकता, क्योंकि आप तो सभी फील्ड में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है कुछ मेहरबानी कीजिए, रहम कीजिए, दूसरे लोगों को भी काम दीजिए। गाएंगे भी नहीं नहीं, आप, लिखेंगे भी आप, डायरेक्शन भी आप करेंगे, एक्टिंग भी सर आप करेंगे, चुंबक के लिए आर्टिस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी आप ही लेंगे। तो भाई साहब कोई और भी तो कुछ काम करेगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मैं किसी, कोई मुझे कह दे कि यार ये काम मैं एक और बात बता दूं कि ये मैंने ये मेरा कोई डिजाइन नहीं है, ये मेरे साथ हुआ है। यही यही मुंबई की, बॉलीवुड की खूबसूरती है, यही यहाँ की अच्छाई है। यहाँ पे लोगों को कहीं से कहीं पहुंचाया है। ये वो जगह है जहां पर हमने हमारी आंखों के सामने हमारा खुद का और दुनिया के कई सारे लोगों का जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर कोई टैलेंट है, कोई उनके अंदर कोई कोई कला है। मेरा मेरा बैचमेट है नवाजुद्दीन, मैंने उसका जीवन ऐसे ऐसे एक वक्त में बदलते हुए देखा है, और क्या से क्या होते हुए देखा है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, ऐसे कई 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 सारे लोगों को देखा है जिन्होंने कहां से कहां पहुंचे हैं। तो ये यही जगह है, यही फील्ड है, यही सिनेमा है, यही मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है जो लोगों को देती है। और अगर आपके अंदर कला है तो वो छुपती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सीधा, मैं एक और बात बता देता हूँ, तो ये बहुत ही डायरेक्ट संवाद है। यहाँ पे जनता खुश होती है तो जनता आपको सराखों पे लेती है, अगर जनता आपसे नाखुश होती है तो जनता आपको सर से उतार देती है। ये दोनों काम यहाँ पे होते हैं। और ये जितनी भी बहस आप टीवी पे कर लिए, बाहर करिए, लेकिन अंततः आपको अगर बम्बई में बने रहना है तो आपको फिल्में ही अच्छी बनानी पड़ेंगी। फिल्में ही अच्छी, आप भाषण दे के बड़े एक्टर नहीं बन सकते। भाषण देख के आप बड़े नेता जरूर बन सकते हैं, आप बनिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्टिंग करनी है तो अच्छी फिल्में फिर बार बार बनानी पड़ेगी, हर बार बनानी पड़ेगी, हर बार नया गाना अच्छा लिखना पड़ेगा। एक फिल्म अच्छी, आपने उससे काम नहीं चलेगा सर। आपने संजू बनाई थी, आपने 3 इडियट बनाई थी, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अगली फिल्म आप अच्छी बना लेंगे। आपने बहती हवा सा था वो गीत लिखा था, इसका मतलब ये नहीं कि अगला गाना, उसी फिल्म का अगला गाना फिर उतनी ही स्ट्रगल हो जाती है। तो हर बार आपको नया ही बोना, फसल की तरह, किसान की फसल की तरह यार। पता नहीं बारिश गिरेगी, पता नहीं कीड़ा लगेगा, पता नहीं किस्मत साथ देगी नहीं देगी, पता नहीं बीज खराब होगा या होगा, पता नहीं आपकी मेहनत करना कम पड़ जाए कहीं, और फिर हर बार फसल आपको उगानी पड़ेगी और हर बार मंडी में जाके बेचना पड़ेगा उसको। आप गाने की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से मेरा लालच बढ़ता है। उसी पे रहते हैं सर, ये कहाँ राजनीति की बात, मुझे नहीं पता राजनीति। एक तू ही साहिब जो है, कितना खूबसूरत तरीके से आपने गाया, सुनिए। हाँ साहब मेरा एक रखवादार है, मैं गाता हूँ, मैंने ये कोक स्टूडियो में गाना है ये। जी, तो सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब नाय, निराकार निर्गुण तू ही और सकल भरमाए। 5 तत्व का बना पिंजड़ा, पिंजड़े में मैना,
5 लुटेरे घात लगाए, घबराए मैं ना आए, 5 तत्व का बना पिंजड़ा, पिंजड़े में मैं ना। 5 लुटेरे घात लगाए, घबराए मैं ना, बजा ले अनहद शून्य के सन्नाटे में धड़कन की तिरताल, सिमर ले साहेब जी का नाम के दुनिया माया का जंजाल। साहेब मेरा एक रखवाला रे, साहेब मेरा दीन दयाला रे, साहेब मेरे तम में उजाला रे, साहेब मेरे तन पे दोशाला रे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसका आनंद जो है ना वो अलग है। जी गायकी करते हैं, आपने एल्बम भी बनाई, पर्सनल एल्बम भी आपके बने? नहीं अभी कहाँ आई सर। गाना गाया आपने एल्बम के लिए, कोक स्टूडियो के लिए गाया, फिल्मों के लिए गाया? कोक स्टूडियो के लिए गाया मैंने, हाँ। स्टूडियो के लिए गाया। मैं जानना चाहता, थिएटर आपने किया एनएसडी के साथ, और फिर मुझे जानकारी मिली कि थिएटर में एनएसडी में जाने वाला आदमी केवल इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसको लिफ्ट में नसीरुद्दीन शाह जैसा एक्टर मिला। वो तो इंदौर का लड़का था सर, क्या करे, वो घबरा जाता था वो, मतलब वहीं से तो आगे बढ़े हैं धीरे धीरे, एक एक कदम। ये तो वो नाम थे। सारे एक्टर्स जो थे उनको तो हमने हमारे जो जो मन के देवालय में बैठा रखा था, इनकी तो पूजा होती थी। तो वो जो दिख गए तो घिग्गी बंद गई। वो बैठे थे उस दिन इंटरव्यू में, कुछ लोगों के इंटरव्यू उन्होंने देखे और मेरी तो घिग्गी बन गई थी उनके सामने। लेकिन वहीं से सीखा फिर मैंने, और दूसरी बार फिर मैं तैयार होकर गया कि अगर वो भी आ जाएं तो भी अपने को अच्छा करना है, क्योंकि अंततः वहां पहुंचना है आपको। एनएसडी के एक्सपीरियंस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एनएसडी के जो लोग हैं वो मौजूदा बॉलीवुड की जो सुपरस्टार की जो टीम है उससे अलग है, लेकिन फिर भी उनको वो मौका नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल, उनको उतना अच्छा, लेकिन आप फिर भी देखिए कि जी, लेकिन फिर भी देखिए कि मौका उतना नहीं मिलने के बाद भी जब भी जहां भी खड़े होते हैं दम ठोक के खड़े होते हैं। चाहे आप नवाज का नाम तो मैं ले रहा हूं, मेरा बैचमेट है, मेरा बहुत, इरफान हमारे यहाँ पे थे, नसीर थे, ओमपुरी थे, वहां से लेके शुरू कीजिए आप। आज भी नसीर साहब का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता जब एक्टिंग की बात आती है तब। अनुपम खेर जिनकी आप बात करते हैं वो एनएसडी से हैं। उसके अलावा कितने सारे एक्टर्स और हैं, इवन अभी नए तक, अभी तक, मतलब अभी ये जो अभी जो एक आशीष विद्यार्थी जैसे लोग, पीयूष मिश्रा, आशीष विद्यार्थी, पीयूष मिश्रा वगैरह तो है। मैं कह रहा हूं कि अभी ये कल एक क्लास ऑफ 83 नाम की फिल्म आई है, मैंने देखी, उसमें एक एनएसडी का लड़का है भूपेंद्र सिंह जड़ावत, तब भी रिसेंट पास आउट है 2014-15 का, 16-17 का, पता नहीं। फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है। उसके अलावा एक जमतारा करके वेब सीरीज आई है, जमतारा भी, उसमें वो जो लड़की है, शायद मोनिका पनवर नाम है उसका, मोनिका पनवर, वो एनएसडी की लड़की है। अंजलि पाटिल एनएसडी की लड़की है। अभी भी चारों तरफ आप देखिएगा कि लगातार जब भी कहीं पे वो होता है, एनएसडी का एक्टर खड़ा होता है, किसी भी वक्त का हो जाए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही इतना खूबसूरत है, वो ट्रेनिंग ही इतनी खूबसूरत है कि आप उसमें यहां से वहां से पूरी भट्टी में से जब आप निकलते हैं तो आप पक्के निकलते हैं। लेकिन जिस भट्टी में आप पके और जिस काम के लिए पके, डायरेक्शन के लिए, अभी उसका इंतजार हो रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मैं जल्दबाजी में अभी भी नहीं हूं उस बारे में। मैं करूंगा, बनाऊंगा, फिल्म जरूर बनाऊंगा, और कोशिश कर रहा हूं जैसे बनेगी। तो ये देखिए, अब ये भी बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि सारे काम कर दिए। मेरा ये काम मुझे मिल जाता तो मैं सारे काम अपने आप नहीं करता, लेकिन मेरा वही है कि ये इसके साथ संबंध नहीं बैठ पा रहा है, बाकी सबके साथ संबंध बैठ गया। मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, गाने तो गाने गा ही रहा हूँ मैं सालों से, गीत भी लिख रहा हूँ, स्क्रिप्टें भी लिख रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप सत्यमेव जयते के साथ काम करते हैं और बाजार में झूठ बोलते कि मैं अच्छा सेल्समैन नहीं हूं। जो वैक्यूम क्लीनर नहीं बेच पाया उसका तो हर चीज बिक रही है। सर यही मैंने सीखा है, यही वैक्यूम क्लीनर की दुनिया में मैंने सीखा था कि जबरदस्ती बेचने से नहीं होता। आपका प्रोडक्ट अच्छा हो तो लोग अपने आप खरीदने आते हैं। जब वैक्यूम क्लीनर बेचने जाता था तो मुझे इंदौर के धूल भरे समाज में, जहां अभी तक, मैं जब 92 की बात कर रहा हूं, जहां अभी भी मिट्टी के घर होते हैं, जहां पे वैक्यूम क्लीनर निकाल दो तो कुआं खुद जाए, इतनी मिट्टी निकले, वहां पे मुझे जबरदस्ती वैक्यूम क्लीनर बेचना पड़ता था। और मुझे आत्मग्लानि होती थी। तभी मैं देखता था कि एक झाड़ू वाले की दुकान थी, वहां पे तो लोग झाड़ू लेने अपने आप पहुंच जाते थे, उसको घर घर जाके घंटी नहीं बजानी पड़ती थी कि झाड़ू ले लो झाड़ू ले लो।
उसकी तो दुकान पे वो आराम से गल्ले पे बैठा रहता था, वहां लोग जाते थे, झाड़ू दे दो, ये वाले इतने की, ये वाले इतने की, ले जाते थे। तो मुझे लगा कि जब जरूरत की चीज आप बनाओगे, लोगों को जिस चीज की गरज है वो चीज आप बनाओगे, तो आपको जबरदस्ती नहीं बेचनी पड़ेगी, फिर लोग आके खरीदेंगे आपसे। जी, तो आप जरूरत और पसंद की चीजें बना रहे हैं और ये बनाते रहे। आपसे बातें खत्म करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन वक्त की भी एक थोड़ा सा पाबंदी होती है। बहुत अच्छा लगा, लेकिन चलते चलते मुझे कुछ सुना देंगे आप? सत्यमेव जयते से ही सुना दें, यदि एक मदारी चिरैया सुना देता हूँ मैं, मेरा गीत है सत्यमेव जयते के लिए, मैंने गीत लिखा था, वो मैं आपको सुना देता हूँ, लोगों को शायद अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत गीत है। हाँ जी, वो फीमेल फिटिसाइड वाला एपिसोड जो था, महिला भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या का जो एपिसोड, हमने पहला एपिसोड था उस शो का, उसमें सबको आपने रुला दिया था उस गीत में। जरे सर, वो विषय ही ऐसा है। और फिर हमारी नॉर्थ इंडिया में छोटी बच्ची की तुलना की बात हमेशा चिड़िया की तरह से की जाती है। तो ओरी चिड़ैया, ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर जा रे। ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर जा रे। ओरी चिड़ैया। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। और बॉम्बे में मुंबई में आने वाली चिड़ियाओं को भी बचाए रखिए सर। जी बिल्कुल, और लॉकडाउन में तो बहुत सारी अलग अलग चिड़ियाएं भी आ गई है, मतलब जो पहले नहीं आती थी, तो बिल्कुल चिड़ियाओं को बचाना जरूरी है। और चिड़िया आ रही हैं, उनको भी बचा कर रखिए। जी बिल्कुल। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हम कौन है सर, वो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। बहुत खुश रहिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू विजय जी। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।